नमस्कार दोस्तों, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी प्री जो 2026 का आपका होने वाला है उसके लिए हमारा एक फ्री बैच चल रहा है जिसमें आपको सभी 10 यूनिट की फ्री क्लासेस उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स जो क्लास नोट्स हैं वह भी और इसके साथ साथ पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स हैं वह भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ में एक जो टेस्ट सीरीज है वह भी आपको फ्री दी जा रही है इस बैच के साथ साथ। तो आपको क्या करना है, यह हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी क्लासें उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप ज्वाइन करेंगे तो सारी जो पीडीएफ हैं जिसमें क्लास नोट्स की पीपीटी और उसके साथ साथ प्रिंटेबल फॉर्म वाली जो पीडीएफ हैं वह आपको यहीं पर मिल जाएंगी। और इसके साथ 11 जनवरी से जो संडे है आपका उससे हमारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। है आज की हमारी एमपी हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अभी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एमपी की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी आज हमारी यह 5th क्लास है और यह एंशियंट हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एमपी का मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो मिडाइवल हिस्ट्री की लगभग 4 से 5 क्लास होंगी और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी भी लगभग 6 से 7 क्लास होंगी। तो इस तरीके से हमारा एमपी की हिस्ट्री वह खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वह देखते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें मालवा का परमार वंश, इसके बाद चंदेल वंश, उसके बाद पढ़ेंगे हम कच्छपघात वंश और तोमर वंश तथा पर्वती पिथियार वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मालवा के परमार वंश से स्टार्ट करते हैं। देखिए मालवा का जो परमार वंश था, ठीक है, यह इतिहास में जो युग है यह विद्या, कला और स्थापत्य का एक स्वर्ण युग माना जाता है। तो हम याद रखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में जो परमार वंश है यह विद्या, कला और स्थापत्य के बारे में जो मध्य प्रदेश का स्वर्ण युग माना जाता है। जो परमार वंश है यह कहाँ था, मालवा वाले एरिया में मध्य प्रदेश के। ठीक है, देखिए मालवा के जो परमार हैं इनकी जो उत्पत्ति है वह अग्निकुल, जो अग्निकुल के राजपूत हैं उनसे मानी जाती है। ठीक है, अग्निकुल के वो राजपूत हुआ करते हैं जिनकी मान्यता है कि इनका जन्म जो है एक माउंट आबू में जब एक यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो माउंट आबू के अग्नि कुंड से उत्पत्ति की जो कथा है उसके आधार पर जो परमार हैं उन्हें अग्नि कुल का राजपूत माना जाता है। जो परमार वंश है उसका जो संस्थापक था मध्य प्रदेश में वह था उपेंद्र या कृष्णराज। तो इनके दो नाम मिलते हैं, उपेंद्र या कृष्णराज। तो आपको इन दोनों को उपेंद्र कृष्णराज के रूप में याद रखना है। इनकी जो प्रारंभिक स्थिति शुरुआत में यह जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंशों के जो था उसके सामंत थे, मतलब उनके एक अधीन यह सेवक थे। इसके बाद जो इनकी जो राजधानी है, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी उज्जैन, मालवा वाला पार्ट। ठीक है, जिसे बाद में जिसे धारा नगरी कहा जाता है, वहां पर इनकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। वह किसके द्वारा की थी, तो वह की थी राजा भोज के द्वारा। इस नाम को हम याद रखेंगे। तो इससे क्या रखना है, जो राजपूत परमार हैं उनकी जो उत्पत्ति है वह अग्निकुल से संबंधित माने जाते हैं, जो माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ से इनकी उत्पत्ति हुई थी उस कथा के आधार पर। इसका जो संस्थापक था वह है उपेंद्र कृष्णराज। इनकी जो प्रारंभिक स्थिति है वह है कि यह राष्ट्रकूट वंश था, उसके यह सामंत थे। इनकी जो राजधानी थी वह सब प्रथम जो राजधानी थी वह उज्जैन थी, जिसके बाद में यह धार, वहां पर इनकी राजधानी हो जाती है, जिसको राजा भोज ने स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसके बाद आता है बागपति मुंज। यह एक महान विजेता और कवि थे। तो याद रखेंगे जो बागपति मुंज हैं यह एक कवि भी थे। इसने उत्पल राज और
श्री वल्लभ, इनकी उत्पलराज और श्री वल्लभ, यह दो उपाधियां धारण की थी। तो हम याद रखेंगे जो बागमती मुंज हैं परमार राजवंश के महत्वपूर्ण शासक, इन्होंने उत्पलराज और श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी। इन्होंने धार में, जो धार जगह है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मुंज सागर तालाब, कौन सा तालाब, मुंज सागर तालाब का जो है वह निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है मुंज के दरबार में एक पद्मगुप्त महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, जिन्होंने नव सासांग चरित, यह है इसका लेखन किया था। और इनके दरबार में हलायुध नामक एक महत्वपूर्ण विद्वान भी रहते थे। तो जो बागमती मुंज हैं, यह एक महान विजेता और कवि थे। इन्होंने उत्पलराज और श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी। इन्होंने धार में एक मुंज सागर जो तालाब है उसका भी निर्माण करवाया। मुंज सागर के जो दरबार में जो पद्मगुप्त महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिन्होंने नव सासांग चरित की रचना की थी, ठीक है। और इनके दरबार में हलायुध नामक विद्वान भी रहा करते थे। तो हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मगुप्त जिन्होंने नवसांग चरित की रचना की थी। इसके बाद आते हैं सिंधुराज, यह मुंज का छोटा भाई था, ठीक है। पद्मगुप्त का जो नव चरित है, इन्हीं के जीवन पर आधारित करके लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हम कि जो पद्मगुप्त का चरित है वह सिंधुराज, यानी कि सिंधुराज के जीवन पर आधारित लिखा गया है। और जो पद्मगुप्त हैं, यह किसके दरबार में रहते थे, तो यह रहते थे बागपति मुंज के, जो हमने अभी देखा था। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण राजा भोज, यह परमार वंश का सबसे महानतम राजा थे, ठीक है। इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधि है वह है कविराज, ठीक है। कौन सी उपाधि है, कविराज। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उपाधि इन्होंने धारण की थी, वह की थी नव विक्रमादित्य की। इसको हम याद रखेंगे, या नोट्स में यह नहीं दिया गया है, या तो मैं अपडेट कर दूंगा, या इसको कहीं आप लिख लीजिए। इस उपाधि को इन्होंने धारण किया था, कविराज और नव विक्रमादित्य की उपाधि को। यह एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह एक विद्वान राजा थे। राजा भोज स्वयं एक लेखक थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 84 ग्रंथों की रचना की। यह डाटा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। तो राजा भोज हैं वह परमार वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है, जिनका काल है 1010 से 1055 ईस्वी। इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं वह है कपिराज और नव विक्रमादित्य। राजा भोज स्वयं एक महान लेखक थे। इन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 84 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें है सरस्वती कंठाभरण, समरांगण सूत्रधार जो स्थापत्य पर लिखा गया है। इसके बाद है तत्व प्रकाश जो धर्म पर आधारित है। उसके बाद है शब्दानुशासन जो व्याकरण पे आधारित है। और उसके बाद है आयुर्वेद सर्वस्व जो आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है, यह लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो इनके प्रमुख निर्माण कार्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो धार है, जो धारा नगरी है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने भोजशाला का निर्माण कराया था, इसे हम संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते थे। इसका निर्माण इन्होंने कराया, जहाँ पे इन्होंने बागदेवी या सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित की थी। तो हम याद रखेंगे जो धार है या जो धारा नगरी है, वहां पर राजा भोज ने भोजशाला या संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था, जहां पर उन्होंने बागदेवी या सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की थी। इसके पास जो भोजपुर है, जो रायसेन में पड़ता है, भोपाल के पास, वहां पे उन्होंने भोजेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। कौन सा, भोजेश्वर महादेव मंदिर। यह जो मंदिर है इस तरीके से उस पर जो इसका शीर्ष भाग है वह आज भी इसके शीर्ष पर नहीं लगा हुआ है, यह एक स्थान पर नीचे रखा हुआ है, यह याद रखेंगे आप। इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, ठीक है। सोमनाथ इसलिए कि इसका भी कई आक्रमण हुए इस मंदिर पर, ठीक है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, यह विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, विशालतम, विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है, ठीक है। तो याद रखेंगे
जो भारत का या विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग है वह है आपका भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर में, ठीक है। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, और जिसका निर्माण कराया था राजा भोज ने। इसके बाद आता है जो भोजताल है भोपाल का, मतलब भोपाल का जो बड़ा तालाब है, इसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर, कौन सा मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसका भी निर्माण कराया था, ठीक है। कला साहित्य एवं संस्कृति के बारे में, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो स्थापत्य शैली है परमार काल में, उसे हम भूमिज शैली के नाम से जानते हैं। कौन सी, भूमिज शैली की। इसके पहले हमें एक चीज और याद रखनी है, जो राजा भोज हैं, राजा भोज, इनकी जो मृत्यु है, एक महत्वपूर्ण राजा थे कलचुरी वंश के, कलचुरी वंश के महत्वपूर्ण राजा थे, जिनका नाम था राजा कर्ण। इनका नाम याद रखेंगे आप। राजा कर्ण के आक्रमण में राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे कि राजा जो भोज की मृत्यु हुई थी वह राजा जो कर्ण थे कलचुरी वंश के, उनके आक्रमण में हो गई थी। यह फैक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। जो स्थापत्य शैली थी भोज की, वह थी भूमि शैली के मंदिरों का विकास। इसका जो सबसे सुंदर उदाहरण है वह उदयपुर जो विदिशा का नीलकंठेश्वर जो मंदिर है वहां पर प्राप्त हमें होता है। तो हम याद रखेंगे जो भूमि शैली है वह इनकी है परमार काल की, ठीक है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह है उदयपुर, मतलब जो विदिशा है वहां के नीलकंठेश्वर मंदिर, जो राजा उदयदित्य द्वारा निर्मित कराया गया था। इसको ही हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह, प्रश्न आ सकता है। इसके बाद जो सांस्कृतिक केंद्र था वह धार और उज्जैन थे, जो विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक कहावत प्रसिद्ध हुई थी इनके टाइम पे, अत धारा नरा धारा नरा लंबा सरस्वती, मतलब भोज की मृत्यु पर धारा नगरी और सरस्वती दोनों निराधार हो गई, ठीक है। इसको भी हम याद रखेंगे, कहीं यह लाइन आपके मेंस के लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके बाद आता है राजनीतिक संघर्ष और इनका पतन। इनके काल में त्रिकोणीय संघर्ष, ये याद रखेंगे, है त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है यह नहीं है। त्रिपक्षीय संघर्ष इंडिया लेवल पर कन्नौज के जो पितिहार हैं उनके बीच, बंगाल के पाल और दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे उनके बीच हुआ था, ठीक है। यह नहीं है। जो त्रिकोणीय संघर्ष है यह परमाणु का जो निरंतर संघर्ष हुआ अन्य तीन वंशों के साथ, जिसमें चालुक्य वंश, ठीक है, जो त्रिपुरी के, उसके बाद कलचुरी, और जो चंदेलों के साथ इनका युद्ध चला उसे बोलते हैं हम त्रिकोणीय संघर्ष। चालुक्य, चंदेल और कलचुरी के साथ परमाणु का संघर्ष चला उसे बोलते हैं हम त्रिकोणीय संघर्ष। इनका जो पतन हुआ वह 1305 ईस्वी में, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक सेनापति था एन उल मुल्क, एन उल मुल्क मुल्तानी। मुल्तानी मतलब जो पाकिस्तान वाला एरिया है जहाँ की हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, यह मिट्टी यहीं पर पाई जाती है, ने मालवा पर आक्रमण किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी। और अंतिम जो परमार शासक थे मलहक देव, इनका नाम याद रखेंगे आप। मलहक देव जो है वह परमार वंश के अंतिम शासक थे, और इनको इन्होंने पराजित कर मालवा को क्या है दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो मालवा को मिलाया था वह किसने मिलाया था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति एन उल मुल्क, या प्रश्न आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जो है परमार वंश का जो अंतिम शासक था वह था मलह महलक देव। इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रख लेंगे। कविराज इसने उपाधि धारण थी, राजा भोज ने धारण की थी। जो उदयपुर प्रशस्ति है जो परमार वंश की
इतिहास के जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हम याद रखेंगे जो उदयपुर प्रशस्ति है, यहाँ से परमार वंश के इतिहास जानने की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो बागदेवी प्रतिमा है, जो हमें जो धार नगर था वहां पे स्थापित की थी राजा भोज ने। धार की भोजशाला से प्राप्त जो प्रतिमा थी वो वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है। यह इंडिया में नहीं है, कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय में। राजा भोज ने की जो राजधानी थी पहले उज्जैन, वहां से इसे कहाँ पे? धार में स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ पे आपका जो है परमार वंश खत्म हो जाता। अब इसके बाद चलेंगे हम चंदेल वंश पर, जिसे हम बोलते हैं जीजाग भुक्ति या बुंदेलखंड। ठीक है, जीजाग भुक्ति का जो चंदेल वंश है वह चंदेल जो राजवंश है वह अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला जो खजुराहो के मंदिर है उनके लिए जाना जाता है, और यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ठीक है, देखिए जो इसका नामकरण है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जीजाग भुक्ति। यह चंदेल वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, जयशक्ति या जेजा। इसी के नाम पर इनका नाम जीजाग भुक्ति कहलाया है इस पर। ठीक है, इस एरिया का। इस वंश का जो संस्थापक था वह था नन्नुक 831 ईस्वी में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है नन्नुक। और इसका जो नामकरण है जीजाग भुक्ति और किसके नाम पर पड़ा? तो वह पड़ा था जयशक्ति या जेजा के नाम पर। जो वर्तमान में बुंदेलखंड वाला पार्ट है इसको जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इनकी जो प्रारंभिक स्थिति है, शुरुआत में है गुर्जर जो प्रतिहार थे उनके सामंत थे। इनके गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। इसका मतलब है यह उनके अधीन काम करते थे। ठीक है, अब इनकी जो राजधानियां हैं वह महत्वपूर्ण है कि इनकी तीन प्रमुख राजधानियां मिलती हैं। जो खजुराहो थी वह इनकी सांस्कृतिक राजधानी थी ऐसा माना जाता है, और जो महोबा है यह इनकी राजनीतिक राजधानी थी, यहाँ राजा बैठते थे। और जो इनकी कलिंजर था जो इनकी सामरिक राजधानी थी, जो महत्वपूर्ण एक किला था। तो खजुराहो सांस्कृतिक राजधानी, महोबा राजनीतिक राजधानी, और जो कलिंजर है वह इनकी सामरिक राजधानी थी। अब इनके प्रमुख शासक, सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम यशोवर्मन के बारे में, जिसे हम लक्ष्मण वर्मन भी बोलते हैं। इसने प्रतिहारों की जो अधीनता थी इससे इनको मुक्ति दिलाती थी। तो जैजाग भुक्ति का वह महत्वपूर्ण शासक, इसने प्रतिहारों से जो अधीनता थी इससे मुक्ति दिलाई, तो वह थे यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, इसने खजुराहो का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है, कौन सा? लक्ष्मण मंदिर, उसका निर्माण कराया था। याद रखेंगे खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर या विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने। इसने प्रतिहार राजा देवपाल, जो देवपाल थे प्रतिहार के राजा, वहां से वैकुंठ की जो विष्णु की प्रतिमा थी उसको लाकर यहाँ लक्ष्मण मंदिर या जो विष्णु मंदिर है यहाँ पे स्थापित किया था। तो हमें याद रखना है जो यशोवर्मन है इन्होंने प्रतिहारों से अधीनता थी जो इनकी, उससे इसको वंश को मुक्ति दिलाई। इसके बाद जो खजुराहो के प्रसिद्ध जो लक्ष्मण मंदिर या जिसे हम विष्णु मंदिर बोलते हैं उसका निर्माण कराया था। इसने प्रतिहार राजा जो देवपाल थे वहां से बैकुंठ की प्रतिमा लाकर इस मंदिर में स्थापित की थी। इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा धंगदेव। कौन? धंगदेव। चंदोलों की जो पूर्ण स्वतंत्रता है वह वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था, वह था धंगदेव। तो चंदोलों की जो पूर्ण स्वतंत्रता मिली वह मिली थी धंगदेव के समय। इसने महाराजाधिराज, इसका मतलब है कि इनके नीचे भी कई छोटे छोटे राजा शासन करते थे, तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने खजुराहो के जो प्रसिद्ध पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और जो जिन्नाथ जिन्नाथ मंदिर को जो है आज हम वर्तमान में पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर वो है, पहले जिन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो पार्श्वनाथ मंदिर और जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया था धंगदेव ने। और जो धंगनेव है इसने जो अपनी राजधानी है वह कलिंजर से कहां पर? महोबा में स्थानांतरित कर ली थी।
तो जो राजधानी थी, जो स्थानांतरण हुआ जिजाक भक्ति का, वह किसके टाइम हुआ? वह हुआ धंगदेव के समय। तो धंगदेव ने जो अपनी राजधानी है कलिंजा से महोबा में स्थानांतरित कर ली थी। जीवन के अंत में क्या किया इन्होंने? प्रयाग जो संगम है, प्रयागराज, वहां पर जल समाधि ले ली थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रयाग में जल समाधि बुंदेलखंड के किस राजा ने, या जेजाक भुक्ति के किस राजा ने, या जो आपके चंदेल वंश है उसके किस राजा ने ली थी? तो वह ली थी धंगदेव ने। और इन्होंने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसको हम याद रखेंगे, ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक इनके हैं। इसके बाद धंगदेव का पुत्र आता है गंडदेव। ठीक है, इन्होंने खजुराहो का जो जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर है, जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण कराया है। तो इनके बारे में हमें याद रखना है, जो जगदम्बी मंदिर है और जो चित्रगुप्त मंदिर है, इसका निर्माण कराया था किसने? गणदेव ने, जो धंगदेव के पुत्र थे। इसके बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक था वह था विद्याधर चंदेल। कौन था? विद्याधर चंदेल, चंदेल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने मुस्लिम आक्रांता जो महमूद गजनबी है उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला एकमात्र भारतीय शासक था यह। तो अगर प्रश्न आता है कि महमूद गजनबी का विरोध करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कौन था, तो वह था आपका विद्याधर चंदेल। इसने कन्नौज का जो कायर राजा, प्रतिहार राजा था, राज्यपाल, इसका वध कर दिया था। इसका वध इसलिए किया था कि इसने जो है मुस्लिम सत्ता की अधीनता जो है उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसी कारण इसने राज्यपाल का वध कर दिया था। तो जो विद्याधर है वह महमूद जब गजनई भारत आया, उसका एक महत्वपूर्ण सफलता पूर्वक जो प्रतिरोध करने वाला राजा था वह था विद्याधर चंदेल। इसने जो कन्नौज का महत्वपूर्ण राजा है प्रतिहार राज्यपाल, इसका इसने वध कर दिया था, क्योंकि उसने मुस्लिम सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जो विद्याधर हैं, इन्होंने जो मध्य भारत में या मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण विद्याधर द्वारा ही करवाया गया था। तो याद रखेंगे, जो कंदरिया महादेव मंदिर है इसका निर्माण विद्याधर चंदेल द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद आते हैं मदन बर्मन। इसने मदन सागर जो महोबा है उसका निर्माण कराया था। मदन सागर तालाब महोबा में है, इसका निर्माण कराया। यह एक तालाब है महोबा में, इसका निर्माण किसने कराया? मदन बर्मन ने। इसने मालवा के जो परमार हैं उनको पराजित किया। तो मालवा के परमारों को किसने पराजित किया था? मदन बर्मन ने। इसके बाद आते हैं परमार्दी देव, जिन्हें हम परमल के नाम से जानते हैं। यह चंदेल वंश का अंतिम महान शासक था। कौन सा? चंदेल वंश का अंतिम महान जो शासक है वह है परमर्दी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि चंदेल वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो वह था परमर्दी देव या परमल। अंतिम महान शासक जो परमल हैं, इनके दरबार में जो है प्रसिद्ध जो दो वीर हैं, जिन्हें हम आला और उदल के नाम से जानते हैं, यह उनके दरबार में थे। जो पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यह एमपीपीएससी पूछा चुका है आपसे कि आला और उदल जो महत्वपूर्ण वीर हैं, वह किसके दरबार में रहते थे? तो वह रहते थे चंदेल राजा परमर्दी देव के दरबार में। तो अब इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद आता है 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कलिंजरहा यहाँ पर आक्रमण कर इन्हें पराजित कर दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब आता है तो वह कलिंजर पर आक्रमण करके इनको पराजित कर देता है। अब स्थापत्य कला में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें आते हैं खजुराहो के महत्वपूर्ण मंदिर, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को की साइट में 1986 में शामिल किया गया। चंदेल का जो सबसे बड़ा योगदान था उनके द्वारा, वह थे मंदिर समूह।
इनकी जो शैली है वह थी नागर शैली। कौन सी शैली है? नागर शैली। ठीक है। जो नागर शैली में क्या होता है, जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं एक शिखर, इसको बोलते हैं आमलक। इसके बीच एक होता है शिखर जिसे बोलते हैं रेखीय शिखर, और बीच में होता है गर्भगृह जहाँ किसी देवता की मूर्ति होती है। अब जो खजुराहो के मंदिर हैं, इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। इनमें पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूह के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो विशेषता है अपनी कामुक कलाकृतियों या एरोटिक स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं, और इसके साथ साथ यह जो मंदिर हैं यह ऊंचे चबूतरे और भव्य शिखरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके जो शिखर हैं वह भव्य हैं। ठीक है। इनमें कलात्मक कलाकृतियां, जो कामिक कलाकृतियां हैं वह ऊंचे चबूतरे और भव्य शिखर, इनके लिए यह जाना जाता है। इन सभी को हम जब अपनी संस्कृति की क्लास करेंगे, एम की जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी मंदिरों के बारे में। ठीक है। अब जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है कलिंजर, यह एक अजय दुर्ग था। ठीक है। जाता इसको अजय दुर्ग माना जाता है। चंदेलों ने इसे अपनी सैन्य शक्ति का केंद्र बनाया था। तो याद रखना है, जो कलिंजय का किला था यह किनका था? तो यह था चंदेलों का। और जो अजयगढ़ किला था यह राजा अजयपाल द्वारा निर्मित था। जो अजयगढ़ किला है यह आपका पन्ना में पड़ता है। इनका जो पतन है वह पड़ता है आपको 13वीं शताब्दी के आसपास, जब दिल्ली सल्तनत निरंतर आक्रमण के कारण जो चंदेल हैं उनकी शक्ति सीमित हो गई। दिल्ली सल्तनत का जब आक्रमण हुआ चंदेल वंश पर, तो बुंदेलों का जो अधिकार था जिस एरिया में, वहां पर अब किसका? दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह हैं, जेजाक जो भक्ति है यह इनका एक महत्वपूर्ण राजा था, जयजक या जेजा, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड बाद में बढ़ता है। आला उदल यह किसके राज में रहते थे? यह रहते थे परमर्दिदेव महाराजा थे उनके टाइम पे। इनके 2 महत्वपूर्ण सेनापति थे जिनकी वीरता की जो गाथाएं हैं, आलाखंड जिसका निर्माण किसने किया था? जगनिक ने। तो यह आता है कि आलाखंड का निर्माण किसने किया था? जगनिक ने। और याद रखेंगे जो अलाउद्दीन है वह परमदीप के राज दरबार में थे। इसके बाद आता है जो कंदरदिया महादेव मंदिर है, जो खजुराहो का सबसे ऊंचा महत्वपूर्ण मंदिर है। इसको हम याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया था? कराया था विद्याधर चंदेल ने। और जो नन्नुक थे यह चंदेल वंश का कौन था? संस्थापक था। ठीक है। इसके बाद आता है कच्छप घात वंश। ठीक है। यह ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्र में था। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र में इतिहास की इस वंश की स्थान अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। यह ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। जो इनका नाम है कच्छप घात वंश, इसका अर्थ है कछुओं का हनन करने वाला। जो शाब्दिक अर्थ है इसका वह है कछुओं का हनन करने वाला। इन्हें कछवाह भी कहते हैं। ठीक है। ये प्रारंभ में गुर्जर जो पितिहार थे, गुर्जर पितिहार उनके सामंत थे, इनके गुर्जर पितिहार वंश के। लेकिन बाद में इन्होंने चंदेलों की अधीनता भी स्वीकार की थी, लेकिन बाद में यह स्वतंत्र हो गई। ठीक है। इस वंश की जो प्रमुख शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, वह है ग्वालियर शाखा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा थी। दूसरी है रूपकुंड शाखा जो श्योपुर के क्षेत्र में थी, और तीसरी है नरवर शाखा जो शिवपुरी के क्षेत्र में थी। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो कच्छपगढ़ राजवंश है उसकी 3 शाखाएं हैं। एक है ग्वालियर शाखा, दूसरी है रूपकुंड शाखा, और तीसरी है नरवर शाखा। ठीक है। तो जो ग्वालियर शाखा थी तो ग्वालियर के आसपास, रूपकुंड शाखा श्योपुर, इसको याद रखेंगे, और नरवा शाखा जो सिपरी वाला एरिया है उस क्षेत्र में थी। जो ग्वालियर के कच्छप घाट थे यह इस वंश का मुख्य शाखा थी। ठीक है। जिसमें ग्वालियर दुर्ग और उसके आसपास क्षेत्र पर शासन किया था। इस वंश का जो संस्थापक था वह था लक्ष्मण। इसको हम याद रखेंगे। ग्वालियर के कच्छप घाट, जो ग्वालियर का कच्छप घाट वंश है उसका संस्थापक लक्ष्मण था। इसने ग्वालियर के इस वंश की क्या थी? नींव रखी थी। ठीक है। सबसे प्रतापी राजा था इसका, वह था वज्रदामन। वज्रदामन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने कन्नौज के प्रतिहारों को हराकर ग्वालियर दुर्ग
को स्वतंत्र कराया था। तो याद रखेंगे जो कन्नौज के प्रतिहार थे उनको हराकर जो ग्वालियर दुर्ग को स्वतंत्र जिसने कराया था उसका नाम था कच्छप घात वंश का राजा वज्रदामन। कौन था? वज्रदामन। इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद आता है कला और संस्कृति के जो महत्वपूर्ण रक्षक हैं महिपाल। इनके समय ग्वालियर का जो प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर कहा जाता था पहले, ठीक है, यह बनकर तैयार हुआ था 1093 में, सॉरी 1093 में। तो जो सास बहू का मंदिर है वह बन के तैयार हुआ था महिपाल, ठीक है, महिपाल के टाइम पे। रत्नपाल इसके समय ग्वालियर कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इसके बाद आते हैं धूपकुंड के कच्छप घाट जो शिवपुर वाले एरिया में थे। इस वंश का जो संस्थापक है वह मिलता है अर्जुन। इस शाखा के जो राजा अर्जुन ने उन्होंने चंदेल राजा विद्याधर की सहायता की थी और कन्नौज के राजा जो राज्यपाल था को दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको भी हम याद रखेंगे। क्या किया था? इस शाखा का जो महत्वपूर्ण राजा था अर्जुन, उसने चंदेल राजा विद्याधर की सहायता की और कन्नौज का जो राजा था राज्यपाल, कन्नौज का राजा कौन था? राज्यपाल, इसको दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी, ठीक है। इसके साथ जो है वह धूपकुंड से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहां से? धूपकुंड से। तो अगर प्रश्न आता है धूपकुंड से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो वह मिला है कच्छपघाट वंश का जो शिवपुर शाखा है उसका। इस शाखा की वहां पर हमें वंशावली प्राप्ति होती है। तो जो वंशावली है उसकी जानकारी हमें मिलती है धूपकुंड से प्राप्त एक शिलालेख से। इसके बाद आते हैं नरवर के कच्छपघात वंश जो शिवपुरी वाले एरिया में था। इस वंश का जो संस्थापक था वह था गगन सिंह। कौन था? गगन सिंह। इसका क्षेत्र है जो आधुनिक नरवर जो शिवपुरी में पड़ता है, इसे प्राचीन नाम जिसका था वह था नलपुर। नलपुर, नरवर या शिवपुरी, याद रखेंगे। नलपुर किसका प्राचीन नाम है? नरवर का। और अगर यह प्रश्न पूछा जाता है नलपुर किसका प्राचीन नाम है, तो अगर नरवर नहीं है तो शिवपुरी है अगर ऑप्शन में, तो वह भी आप लगाएंगे। और उसके आसपास का क्षेत्र था। इसके जो साक्ष्य हैं वह हमें मिलते हैं शिलालेख और सिक्कों पर। इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की हमें पुष्टि करते हैं इसके बारे में। अब आता है इसका कला एवं स्थापत्य के बारे में, कच्छपघात शैली। कच्छपघात राजाओं ने मध्य भारत की जो स्थापत्य कला है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सास बहू का मंदिर है जो हमें ग्वालियर से प्राप्त हुआ है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। यह अपनी जटिल नक्काशी और त्रिस्तरीय संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जो सास बहू का मंदिर है यह हमें कहाँ से मिला है? ग्वालियर से। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह अपनी जटिल नक्काशी और त्रिस्तरीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिहोनिया जो मुरैना है वहां से कनकट मठ, ककन मठ मंदिर जो है वह हमें सिहोनिया मुरैना से प्राप्त हुआ है, जिसे राजा कीर्तिराज द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा कीर्तिराज द्वारा निर्मित, जिसका निर्माण किया गया था। तो ककन मठ मंदिर है यह सिहोनिया मुरैना से, जो मुरैना है वहां से मिला है, जिसका जो निर्माण है और कीर्तिराज द्वारा कराया गया था। यह एक विशाल शिव मंदिर है, याद रखेंगे। तो ककन मठ है यह सिहोनिया मुरैना से मिला है। यह एक शिव मंदिर है जो अपनी विशिष्ट बनावट के लिए जाना जाता है, जिसमें सीमेंट और गारे का उपयोग नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थर हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं, उनके संतुलन के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और जो ग्वालियर दुर्ग है, इन्होंने दुर्ग की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ठीक है। इसको भी हम याद रखेंगे। इस वंश का जो पतन है वह 12वीं शताब्दी के अंत में, जब दिल्ली सल्तनत का इस पर आक्रमण हुआ और इसमें आंतरिक संघर्ष हुए, उसके बाद यह जो राज्य है वह कमजोर हो जाता है। एक चीज जो याद रखनी है, इस काल में जो है मुरैना का जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर वह भी बना था। इसको भी हम याद रखेंगे। इस जो सत्ता का अंत है वह होता है
1196 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर पर आक्रमण कर कच्छप घातों का जो सत्ता है उसको समाप्त कर दिया था। बाद में इस क्षेत्र पर तोमर राजवंश का उदय होता है कच्छप घात राजवंश के बाद। इसको जो महत्वपूर्ण तत्व है वज्र दामन ग्वालियर को प्रतिहारों से स्वतंत्र कराने वाला एक महत्वपूर्ण योद्धा था। तो याद रखेंगे जो वज्र दामन है उसने ग्वालियर को प्रतिहारों से स्वतंत्र कराया था। सहस्त्रबाहु जो मंदिर है इसका जो अपभ्रंश नाम है, पहले इसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, अब इसे सासबहु के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण क्या है महिपाल ने, किसने, महिपाल ने पूर्ण कराया था। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वह ककन मठ मंदिर जो मुरैना से मिला है, जिसका जो कच्चा घात है उस स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना हमें यहाँ से प्राप्त होता है। जो राजधानी है ग्वालियर इनकी सत्ता का मुख्य केंद्र था कच्छप घातों का। ठीक है, अब आते हैं पद्मावती प्रतिहार या यजुपाल वंश। ठीक है, यह 13वीं शताब्दी में जो ग्वालियर और शिवपुरी का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर स्थित था परवर्ती प्रतिहार और यजुपाल वंश। परवर्ती प्रतिहार जो वंश है यह जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्हीं की एक परवर्ती शाखा थी या उत्तरवर्ती शाखा थी, जिसने दिल्ली सल्तनत के काल में जब ग्वालियर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके एक उत्तरवर्ती शाखा थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ग्वालियर क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया। इनका जो मुख्य केंद्र था वह था ग्वालियर दुर्ग। ठीक है, तो परवर्ती प्रतिहार हैं यह गुर्जर प्रतिहारों की एक उत्तरवर्ती जो बाद वाली शाखा है वह थी, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, जब दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था उसी टाइम पे ग्वालियर क्षेत्र में शासन किया। इनका जो मुख्य केंद्र था वो ग्वालियर दुर्ग था। इसका जो प्रमुख शाखा शासक है वह है मलय वर्मन। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यही था। इसने इल्तुतमिश के आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। मलय वर्मन के जो सिक्के हैं वह कहाँ से, ग्वालियर और झांसी वाले एरिया से प्राप्त हुए हैं। तो मलय वर्मन ने किसका आक्रमण का मुकाबला किया, वह किया था इल्तुतमिश के आक्रमणों का डटकर मुकाबला। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है नरवर्मन। मलय वर्मन का यह उत्तराधिकारी था। इसके समय दिल्ली सल्तनत का दबाव इस पर और बढ़ता गया। यह बढ़ता दबाव इस क्षेत्र में एक नए शक्ति केंद्र यजुपाल वंश का उदय का कारण बना। इसके बाद यजुपाल राजवंश आता है। ठीक है, इन्होंने 13वीं शताब्दी में ग्वालियर, ठीक है, और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, जिसमें 1200 ईस्वी और 1300 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसकी जो स्थापना और राजधानी, इस वंश की जो स्थापना है वह की थी चाहड़देव ने। किसने, चाहड़देव ने। तो अगर प्रश्न आता है कि यजुपाल राजवंश है उसकी स्थापना किसने की, तो वह की चाहड़देव ने। इनकी जो राजधानी है वह थी नरवर, जो शिवपुरी वाला एरिया है, शिवपुरी, वहां पर। ठीक है, इनका जो प्राचीन नाम था वह था नलवर या शिवपुरी। इसका जो महत्वपूर्ण शासक है वह था चारदेव। यह एक महान योद्धा था जिसने इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन जो महमूद है उसकी सेनाओं को एक कड़ी चुनौती दी थी। अगर प्रश्न आता है कि इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद को सेनाओं के अगेंस्ट किसने लड़ा था, तो एक लड़ाई की थी चाहड़देव ने। ठीक है, उसने नरवर को एक शक्तिशाली सैन्य केंद्र बनाया था। अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं आसल्यदेव और गोपाल देव। चाहड़देव का पुत्र था आसलदेव। इसके समय कई सिक्के और जो शिलालेख हैं वह हमें इसके प्राप्त हुए हैं। और जो गोपाल देव हैं इसके समय के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि यज्ञपाल का प्रभाव चंबल से लेकर बेतवा नदी तक फैला था। कहां तक, चंबल से लेकर बेतवा नदी तक फैला था। इसके बाद आते हैं गणपति देव। कौन आते हैं, गणपति देव। इस वंश का यह अंतिम ज्ञात महत्वपूर्ण शासक है। आपको यजपाल राजवंश के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ यही याद रखना है यह ग्वालियर और उसके आसपास का महत्वपूर्ण एक वंश था जिसने नरवर जो है या नलवल उसको अपनी राजधानी बनाया, और इसका जो स्थापना है वह की थी चाहड़देव ने।
यह अभी प्रश्न इस वंश से पूछा नहीं गया है एमपीपीएससी में। आगे इसके चांस बहुत ज्यादा हैं। तो अभी स्टार्ट में या तो इसके एरिया, या इसकी स्थापना किसने की, या इसकी जो राजधानी वह कहाँ थी, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे किए जाएंगे। ठीक है। जो इसके ऐतिहासिक साक्ष्य अभिलेख हैं वह नरवर से एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें यज्ञपाल राजाओं के इतिहास का सबसे बड़ा जो स्रोत है नरवर से प्राप्त शिलालेख और ताम्रपत्र है। एक मजवी अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें यज्ञपाल राजाओं की वंशावली और उनकी विजयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इनके जो सिक्के हैं, इनके तांबे और पीतल, किसके, तांबे और पीतल के सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनके जो प्राप्ति स्थल है वह है ग्वालियर, नरवर और झांसी वाला क्षेत्र। इन पर राजा का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हमें देखने को मिलता है। ठीक है। स्थापत्य एवं कला के बारे में क्या योगदान है, जो नरवर दुर्ग है वह यज्ञपालों ने नरवर के किले का बनाया था और उसको सुदृढ़ किया। यहाँ के विशाल जो परकोटे मतलब जो प्राचीर है वो, और यहाँ पर एक जलाशय के स्थापत्य इनके प्रेम के प्रतीक हैं। तो जो नरवर किला था, यहाँ पर इन्होंने इसके चारों ओर एक दीवार बनाई और एक जलाशय का निर्माण किया। शिवपुरी क्षेत्र में कई छोटे शिव मंदिरों और बावड़ियों का निर्माण इनके काल में हुआ। तो जो नरवर दुर्ग है वहां पर यज्ञपालों के द्वारा एक परकोटा और जलाशय का निर्माण किया गया। इसको हम याद रखेंगे। इस राजवंश का जो पतन है वह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ खत्म हो जाता है। जो समय है वह है 1298 से 1300 ईस्वी के आसपास। इसका विवरण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने नरवर और ग्वालियर क्षेत्र पर भीषण आक्रमण की। अंत में खिलजी सेना के सामने यज्ञपाल अधिक समय तक टिक नहीं सका और अंततः यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो यज्ञपाल जो वंश है वह बाद में किसने मिला लिया, वह मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली सल्तनत में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो चाहड़देव हैं यह यक्षपाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसने मुस्लिम आक्रांताओं का कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया था। तो चाहड़ वंश, जो चाहड़देव हैं, यह यक्षपाल वंश का संस्थापक भी था। जो नलवर है या नलपुर या नरवर है, यह शिवपुरी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र राजा नल और दमयंती की कथाओं के लिए प्रसिद्ध था, जो यज्ञपालों की राजधानी थी। राजा नल और जो दमयंती हैं इनकी जो कथाएं हैं, इसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, तो यह था नरवर, नलपुर या शिवपुरी वाला क्षेत्र। सिक्कों की विशेषता थी, इनके सिक्कों में प्रायः जो है नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता। तो इनके सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, वह किया गया नागरी लिपि का। यह वंश चंदेला और दिल्ली सल्तनत के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट वह होता है जो दो बड़ी शक्तियां होती, जैसे दक्षिण में चंदेल था इनके और उत्तर में दिल्ली सल्तनत। तो यह दो बड़े राज्य थे। इनके बीच में एक छोटा राज्य जब होता है और उन दोनों के बीच क्या होता है, एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है। तो इसे बोल देते हैं बफर स्टेट। तो जो यज्ञपाल वंश था वह दिल्ली सल्तनत और चंदेलों के बीच एक बफर स्टेट का काम करता था। अब लास्ट में आते हैं ग्वालियर के तोमर। ठीक है। ग्वालियर का जो तोमर राजवंश है, यह ग्वालियर के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसकी जो स्थापना है, ग्वालियर का तोमर वंश, इसकी स्थापना की थी बीर सिंह देव ने। किसने, बीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1394 में। ठीक है। लगभग 600 साल पहले तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ भारत पर, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वह कमजोर पड़ जाती है और इसी का लाभ उठाकर बीर सिंह देव ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और तोमर वंश की स्थापना की। ठीक है। तो हम याद रखेंगे जो तोमर वंश है ग्वालियर का, उसकी स्थापना की थी बीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी के अंत में 1394 ईस्वी में। इसने जो तैमूर लंग था उसका आक्रमण जब दिल्ली सल्तनत पर होता है और दिल्ली सल्तनत जो है वह कमजोर पड़ने लगती है, उसी का लाभ उठाकर बीर सिंह देव ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और तोमर वंश की नींव डाल देता है। इनकी जो राजधानी है वह थी ग्वालियर, या जो गोपाचल पर्वत है या जो दुर्ग है वह है। ठीक है। इस वंश का संस्थापक हमने देख लिया बीर सिंह देव था।
इन्हें ने तुगलक जो शासन था उसका अंत कर ग्वालियर में ग्वालियर को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है। वीर सिंह चरित नमक ग्रंथ से इसकी सफलताओं का जो वर्णन है वह हमें प्राप्त होता है। तो वीर सिंह चरित से इसकी सफलताओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है, तो वह होता है वीर सिंह देव जो तोमर वंश का संस्थापक था। उसके बाद जो ग्वालियर का तोमर राजवंश है वह आता है डुगरेंद्र सिंह। इन्होंने ग्वालियर दुर्ग पर जो जैन मूर्तियां, जब आप ग्वालियर के दुर्ग पर चढ़ोगे रोड के सहारे तो उसमें साइड में बड़ी बड़ी जैन मूर्तियां बनी हुई हैं। जो जैन मूर्तियां हैं, जो विशाल प्रतिमाएं जो बनी है, उनका निर्माण और संरक्षण किया किसने? डोगरेंद्र सिंह ने। इसको हम याद रखेंगे। ग्वालियर दुर्ग पर जो जैन मूर्तियां हैं उनका निर्माण करवाया था डोगरेंद्र सिंह ने, जो एक तोमर राजा थे। इसके समय ग्वालियर संगीत और कला का एक प्रमुख केंद्र बनने लगा था। किसके टाइम? डोगरेंद्र सिंह के टाइम। इसके बाद जो कल्याण मल आते हैं, इन्होंने विद्वानों को संरक्षण देना स्टार्ट किया। इसके काल में सुलेमान चरित जैसे ग्रंथों की रचना हुई। तो सुलेमान चरित जैसे ग्रंथ किसके काल में रचे गए? यह रचे गए कल्याण मल के काल में। इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजा, राजा मानसिंह तोमर। ठीक है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया था। तो अगर प्रश्न आएगा कि बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी का आक्रमण से मुकाबला किसने किया, तो वह किया था राजा मानसिंह तोमर, जो ग्वालियर का राजा था उसने। ग्वालियर दुर्ग में मान मंदिर और अपनी जो रानी थी, रानी मिंगनैनी के लिए, गुर्जर रानी, उसके लिए गुजरी महल का निर्माण किसने कराया? राजा मानसिंह ने। तो मानसिंह ने मान मंदिर जो ग्वालियर में है आपका, और जो गुजरी महल है, इन दोनों का निर्माण कराया था। इसको हम याद रखेंगे। इन्होंने ध्रुपदी गायकी का इन्हें संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ लिखा था। इन्हें ध्रुपद गायकी का संरक्षक, और इन्होंने मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। तो की थी किसने? राजा मानसिंह ने। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं बैजू बावरा, वह इनके दरबार में ही रहते थे। ठीक है। तो याद आए रहना आपका कि जो बैजू बावरा है वह किसके दरबार में रहते थे? तो वह रहते थे राजा मानसिंह के दरबार में। अब आता है स्थापत्य एवं कला के बारे में, जो तोमर शैली थी। तोमर शासकों ने स्थापत्य कला में हिंदू और इस्लामी शैलियों के सुंदर समन्वय का परिचय दिया था। जो मान मंदिर या मान महल है, यह अपनी रंगीन टाइल्स नीले, पीले एवं हरे रंग की हैं जो है उनकी, और उनकी नक्काशीदार झरोकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जो रंगीन टाइल है वह आज भी हमें देखने को मिलती है मान मंदिर में। ठीक है। जो गुजरी महल है वर्तमान में है एक पुरातात्विक संग्रहालय है। तो इसको याद रखेंगे। तो ग्वालियर में पुरातात्विक संग्रहालय है, और किस महल को बनाया गया है? तो वह बनाया गया है गुजरी महल को। यहाँ पर जो जैन प्रतिमाएं हैं, जो ग्वालियर दुर्ग की जो चट्टानें हैं को काट कर बनाई गई हैं। विशाल जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां तोमर काल में ही बनाई गई थी। ठीक है। किसके काल में बनाई गई थी? तोमर काल में। संगीत एवं साहित्य में ग्वालियर के जो संगीत की नगरी है, इसको बनाने का श्रेय तोमर राजाओं को ही जाता है। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायन शैली को परिष्कृत किया और उसे सबसे लोकप्रिय बनाया। उनके दरबार में संगीत श्रोमणी जैसे ग्रंथों का संकलन हुआ। तो संगीत श्रोमणी ग्रंथ का संकलन किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था मानसिंह तोमर के दरबार में। ठीक है। राजवंश का जो अंत है वह विक्रमादित्य तोमर, जो मानसिंह तोमर का पुत्र और अंतिम शासक था। तो तोमर वंश का जो अंतिम शासक है वह है विक्रमादित्य तोमर। ठीक है। इब्राहिम लोदी का जब आक्रमण हुआ 1517 से 1800 ईस्वी के आसपास, 1517 से 1518 ईस्वी के आसपास, जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अधिकार इसके बाद वह कर लेता है। तो तोमर राजवंश का जो अंतिम शासक है वह है विक्रमादित्य तोमर, और इस पर इब्राहिम लोदी अधिकार कर लेता है। ठीक है।
क्या हुआ था कि जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें विक्रमादित्य तोमर है वो है 1526 ईस्वी में पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन सा? विक्रमादित्य तोमर, जो तोमर वंश का अंतिम शासक था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इसमें इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ते हुए जो है और आपका विक्रमादित्य तोमर है वह लड़ते हुए मर जाता है। इसके साथ ही ग्वालियर से तोमर जो सत्ता है उसका अंत हो जाता है। तो जो विक्रमादित्य तोमर था वह इब्राहिम लोदी की ओर से पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, और इसके साथ ही ग्वालियर से तोमर सत्ता का अंत हो जाता है। जो राजा मानसिंह तोमर थे वह तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्हें ध्रुपद संगीत का जनक, तो याद रखेंगे जो ध्रुपद संगीत है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजा मानसिंह तोमर। और जो मिकनैनी है यह मानसिंह की प्रिय रानी थी, जिनके लिए उन्होंने गुजरी महल का निर्माण कराया था। तो गुजरी महल का निर्माण कराया था राजा मानसिंह तोमर ने, और यह मानसिंह राजा की एक प्रिय रानी थी, जो स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ ही थे। कौन? ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे। जो नीली टाइल्स हैं यह मान मंदिर में या माल महल में बनी हुई है कि बाहरी दीवारों पर बनी नीली टाइल्स तोमर स्थापत्य की पहचान है, जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। बाबर का कथन था मुगल बाबर शासक बाबर ने ग्वालियर दुर्ग को हिंद के किलों का मोती, ठीक है, तो याद रखेंगे हिंद के किलों का मोती किसे कहा? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किसको कहा था? ग्वालियर के किला को। किसने? बाबर ने। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी वह होने वाली है एमपी की जो मिडाइवल हिस्ट्री है उससे, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास अब हम पढ़ेंगे। अब आपको जो एमपी का प्राचीन इतिहास है यह कंप्लीट हो गया है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ हम एंशंट हिस्ट्री जो एमपी की है उसकी एक प्रैक्टिस वीडियो भी हम करेंगे, जिसमें 50 से 100 के आसपास कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए।